स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिंह। पिछली क्लास में हमने आपको कहा था जो 389 सदस्यों वाली संविधान सभा ने हमारे संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय के बाद बना लिया था। हालांकि हमारा जो ये संविधान बना था ये कई देशों से लिया गया था। कई देशों से लिया गया था, यानी इसके सोर्स जो हैं वो कई सारे देशों से लिए गए थे। इसीलिए इससे प्रश्न बनता है कि आखिर किन देशों से कौन से प्रावधान लिए गए। अगर सबसे ज्यादा प्रावधान की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक अधिनियम था, इससे संबंधित था। हालांकि और भी कई प्रमुख प्रावधान कई देशों से लिए गए थे। इसी बात को जानना है। सबसे पहले अगर बात करें तो ब्रिटेन की संविधान की बात करी जाए, इससे हमने काफ़ी चीज़ें सीखा है, क्योंकि ब्रिटेन काफ़ी समय तक भारत में अपना प्रभाव जमाए हुए था। इसलिए ब्रिटेन से जो चीज़ें हमने सीखी है उसमें सबसे पहला है संसदीय व्यवस्था। आज भारत में संसदीय व्यवस्था लागू। संसदीय व्यवस्था की बात करें, इसमें प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होता है, न कि राष्ट्रपति। किसी भी देश में दो तरह की व्यवस्था हो सकती है। या हो सकती है राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, या हो सकती है संसदीय व्यवस्था। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे कि यूएसए यानी अमेरिका में चलता है। जबकि संसदीय व्यवस्था में पीएम ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से सीखी है, यानी ब्रिटेन में इसी तरीके की संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है विधि का शासन। विधि का शासन यानी यहाँ पर कोई भी जो कार्य होगा वो किसी कानून के जरिए होगा। इसी बात को कहा जा रहा है विधि का शासन, और ये भी हमने ब्रिटेन से सीखा है। इसके बाद विधानसभा में जो भी प्रोसेस है, यानी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, विधायी प्रक्रिया है, ये भी ब्रिटेन से ही ली गई है। जैसे हमारी संसद में वो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, विधायी का मतलब है कानून बनाना, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो ये हमने ब्रिटेन से सीखा है। इसी प्रकार से भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। कहने का अर्थ है अगर आप भारत के नागरिक होते हैं तो फिर आपको किसी अन्य देश की, किसी अन्य राज्य की नागरिकता भारत में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है, आपको मध्य प्रदेश की भी नागरिकता होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए। अगर आप केवल भारत के नागरिक हैं तो मध्य प्रदेश में भी जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश में भी। तो यही व्यवस्था एकल नागरिकता कहलाती है। ये भी हमने ब्रिटेन से सीखा है। इसी तरीके से जबकि इसके एकल नागरिकता में, जबकि इससे इतर बात करें तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और सभी जगहों की अलग अलग नागरिकता आपको लेनी होती है। नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडल जिस प्रकार से आज कार्य कर रही है, ये आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, वह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से सीखी है। इसी तरीके से परमाधिकार लेख जो है, जो परमाधिकार लेख होते हैं, जो स्पेशल पावर के लिए और संसदीय विशेषाधिकार की बात करते हैं, जो संसद सदस्यों के पास जो स्पेशल राइट्स होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, ये बात भी हमने ब्रिटेन से सीखा है। इसके अलावा दो सदन वाली व्यवस्था। हमारी संसद में एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये दोनों व्यवस्था हमने, ये दो सदन वाली जो सदन वाली व्यवस्था है, ये हमने ब्रिटेन से लिया गया है। तो इससे प्रश्न पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना होती है, खासकर संसदीय व्यवस्था। और आपसे पूछा जाएगा दो सदन वाली व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ये कई बार पूछा गया। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। हमने अमेरिका के संविधान से क्या सीखा है, तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को सीखा। भारत में सभी नागरिकों के पास कुछ मूल अधिकार होते हैं और ये मूल अधिकार हमने अमेरिका से सीखा है। इसी तरीके से भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यह स्वतंत्र होता है। सरकार के इस पर कोई विशेष रूप से पकड़ नहीं होती है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के प्रभाव से मुक्त हमने अमेरिका से सीखा है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी इसमें अमेरिका से लिया गया है। इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है न्यायालय यानी कोर्ट सरकार के किसी भी कानून की उसकी जो मतलब वैलिडिटी है, उसकी जो क्या कर सकते हैं,
के बारे में वो सही है या गलत है इस बात के लिए जांच करती है। अगर वो संवैधानिक सीमा से अलग होती है तो उसे फिर अयोग्य ठहरा दिया जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी हमने अमेरिका से सीखा है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का जो ऑफिस है, उपराष्ट्रपति का पद है, इसे भी हम लोग अमेरिका से सीखा है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाए जाने की जो प्रोसीजर है, जो महाभियोग है, इसे भी अमेरिका से सीखा गया है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रपति पर भी जो महाभियोग की प्रोसीजर होती है, इससे भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से सीखा है। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट के जरिए, महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। इसे हम लोग राष्ट्रपति वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो ये सारी बात हमने अमेरिका से सीखी है। इससे अगर प्रश्न बात करें तो मूल अधिकार को लेकर काफी बार प्रश्न बनता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किसमें मिलती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। आयरलैंड के संविधान से ली गई विशेषताओं की बात करें आयरलैंड से, तो इसमें आपको डीपीएसपी जरूर याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को याद रखना है। डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने आयरलैंड से सीखा। इसमें संविधान राज्यों को कुछ उनके कर्तव्यों के बारे में बताता है। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं होती है, फिर भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो इस बात को करे। तो इसी बात को डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये दोनों भी आयरलैंड के संविधान से सीखी गई है। इसी तरीके से अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा के संविधान से हमने मजबूत केंद्र वाली संघ व्यवस्था को या संघीय व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को जाना है। आपसे कई बार पूछा जाएगा मजबूत केंद्र कहाँ से मिलती है, तो मजबूत केंद्र वाली संघ व्यवस्था ने कनाडा से सीखा है। फिर अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना। देखिए, कोई भी जो शक्ति है या विषय है, उसे लोग मतलब एक केंद्र सूची के अंतर्गत केंद्र के पास और एक राज्य सूची के अंतर्गत राज्यों के पास दी गई है। लेकिन जो इसमें नहीं आ पाती हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्ति को केंद्र को सौंप दिया गया है। जैसे हर विषय के बारे में तो चर्चा नहीं की गई है। जैसे परमाणु एक विभाग है, तो परमाणु उस समय तो नहीं रही होगी जब शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा था, तो परमाणु एक अवशिष्ट शक्ति मानी जाएगी और इसे केंद्र को ही सौंप दिया गया है। इसी तरीके से केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है राज्य में, यह भी कनाडा से सीखा गया है। यह इससे इसलिए संबंधित है क्योंकि राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राज्यों में होने वाली गतिविधियों के बारे में केंद्र को सूचित करता है। तो ऐसे में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से सीखा गया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय प्रदान करना, ये राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से किसी भी समय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और यह व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करी जाए तो ये समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी अभी हमने जो विषयों के बंटवारे की बात करी थी, विषय जैसे केंद्र और राज्य में बांटे गए थे, इस प्रकार से जो एक ऐसा लिस्ट है इसमें जो कंकरेंट लिस्ट कहलाता है, समवर्ती सूची कहलाता है, इसमें दोनों को पावर दी गई है। जैसे बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये बात समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जबकि व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, इंटरकोर्स करने के लिए, ट्रेड कॉमर्स के लिए और कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है पूरे राज्य में, ये भी ऑस्ट्रेलिया से सीखा गया है। इसके अलावा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब यहाँ ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक से क्या मतलब है, तो किसी भी बिल को भारत में लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग पास कराया जाना होता है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी गतिरोध की स्थिति बने या अलग अलग पास नहीं कराया जा सके और अगर यह बिल संविधान संशोधन विधेयक ना हो, तो दोनों को एक साथ सिटिंग करा करके भी बैठा है, इसे पास किया जा सकता है। तो ये संयुक्त बैठक की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। इसी तरीके से जर्मनी के संविधान से बात किया जाए तो इमरजेंसी के समय यहाँ पे मूल अधिकारों को खत्म हो जाना, फंडामेंटल राइट को खत्म हो जाना, ये हमने जर्मनी के संविधान से सीखा है। कुछ और अगर बात करी जाए तो सोवियत संघ से हम लोगों ने मूल कर्तव्य
और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श सीखा है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी 42वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और ये हमने सोवियत संघ से जोड़ा था। साथ ही साथ प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द है, 3 न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। एक है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। ये भी सोवियत संघ से ली गई है। सोवियत संघ के लिए यूएसएसआर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और वर्तमान में जो इसका प्रतिनिधित्व है वो रूस कर रहा है। 1990 में यूएसएसआर कई भागों में टूट गया था, 29 भागों में टूट गया था, जिसमें सबसे बड़ा रूस था। तो इसका पूर्ण नाम यूनियन सोशलिस्ट यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था। यहाँ तो यूएसएसआर था, जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। फिर फ्रांस के संविधान से हमने सीखा है गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। भारत में रिपब्लिक सिस्टम है, गणतंत्र की व्यवस्था है। गणतंत्र का अर्थ है कि यहाँ का जो प्रमुख होगा यानी जो राष्ट्रपति होगा यह निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। अगर किसी देश का प्रमुख यानी उसका राजा अगर निर्वाचित हो तो वह देश गणतंत्र कहलाता है, जैसे कि भारत। लेकिन अगर वहाँ का प्रमुख निर्वाचित न हो करके वंशानुगत हो, जैसे कि ब्रिटेन में, तो वह गणतंत्र नहीं कहलाता है। तो हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से सीखी है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों के किस प्रकार से निर्वाचन होगा, साथ ही साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया सीखी है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में आता है और इसके जरिए भारतीय संविधान में संशोधन की जा सकती है। हालांकि मूल ढांचा का सिद्धांत इसमें दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में चेंज तो की जा सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा चेंज नहीं किया जा सकता। तो संविधान में संशोधन की जा सकती है, लेकिन प्रत्येक स्तर पर नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक पुनर्विलोकन के जरिए उस पर रोक लगा सकती है। इसी तरीके से जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सीखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी को कुछ वंचित किया जा सकता है और ये किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा जो कई देशों से हमने कई सारी प्रमुख प्रावधानों को लिया है, जिससे हमारा भारतीय संविधान एक काफी उन्नत संविधान के रूप में नजर आता है। आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को कर लेते हैं जो आज तक विभिन्न एग्जाम में पूछे गए। आपको यहाँ पे उत्तर देना है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो प्रियम्बल का विचार कहाँ से लिया गया है, तो इसका उत्तर है अमेरिका के संविधान से प्रियम्बल का विचार लिया गया है। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है बताइए। इसमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च संविधान होता है। फिर अगर बात करें भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था की गई है। मैंने अभी अभी आपको ऊपर एक बार दिखाऊं आपको, ये देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन या इसी को न्यायिक पुनरीक्षण कह रहे हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अब बताइए यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर है कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक समान रूप से पाया जाता है, एक ही तरह की नागरिकता, क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से हमने सीखा है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, राज्यों की अलग और केंद्र की अलग। संविधान की 3 सूचियां ये भी नहीं हो सकते हैं। न्यायालय की द्वैधता भी ऐसी कोई बात नहीं है। और संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है, ये हमने अमेरिका परिसंघ में भी पाया जाता है। ये इसका उत्तर है चौथा, आपका ये सबसे सही उत्तर है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था हमने कहा है ब्रिटेन से संबंधित है। इसको यूके भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। माफ कीजिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था यहाँ पूछा हुआ है, इसका उत्तर यूके नहीं होगा। फिर से जरा विचार कीजिए, भारत में संघात्मक व्यवस्था कैसी है, तो भारत में एक मजबूत केंद्र है।
और मजबूत केंद्र की व्यवस्था हमने कनाडा से सीखा है। पर ऊपर दिखाएं आपको, कनाडा के संविधान से मजबूत केंद्र वाली संघ व्यवस्था हमने सीखा है, इसलिए इसे अर्ध संघीय व्यवस्था भी कहा जाता है। तो संघात्मक व्यवस्था जो मजबूत केंद्र है ये कनाडा से हमने सीखा है। भारतीय संविधान में राज्यों की संख्या संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। यहाँ पे कनाडा होगा इसका उत्तर। फिर से राज्यों की संकल्पना की जो है यह कनाडा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम है, स्विट्जरलैंड है। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, जो कनाडा का ही दूसरा नाम है। फिर है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है? कंकरेंट लिस्ट हमने अभी बताया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसमें इसमें जो विषय होते हैं इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपना कानून बना सकते हैं। फिर भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित अवधारणाओं को कहाँ से लिया है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7वीं अनुसूची आपको याद करना होगी। संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, इसमें सभी आपको याद होना चाहिए, जिससे आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो कई बार प्रश्न इस तरीके से ही बनता है, जिसमें अगर आप अनुसूचियों को नहीं याद करते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले वाले में राज्य के बारे में, भारत के बारे में चर्चा की गई है। दूसरे वाले में आपको जो दूसरा है इसमें विशेषाधिकार की बात की गई है, वेतन भत्तों की बात की गई है, वेतन भत्ते विशेषाधिकार की बात की गई है। तीसरे वाले में शपथ की चर्चा की गई है, शपथ देने की, शपथ ओथ किसकी क्या होगी इसके बारे में बात की गई है। चौथा राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, चौथा राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। इसी तरीके से अगर बात करें तो पांचवा, छठा, सातवां, सातवां में आपका शक्तियों का बंटवारा है। सातवां में शक्तियों का बंटवारा होता है, जो किस तरीके से जो आपकी स्टेट लिस्ट होती है या सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और लास्ट में कंकरेंट लिस्ट होती है, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों में बांटा जाता है किसी भी विषय को। तो यही शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर 8वां वाले में आपका भाषा हो जाता है, भाषा लैंग्वेज। 9वां वाला किसी भी कानून को अगर 9वां वाले में रख दिया जाता है तो वो कानून विशेष कानून बन जाता है, तो 9वां विशेष कानून से संबंधित है। 10वां दल बदल विरोधी कानून होता है। फिर 11वीं सूची में, 11वीं सूची में आपका पंचायत होता है और 12वीं में आपकी नगर पालिका होती है, नगर पालिका होती है। इसी तरीके से अगर 5वीं और 6ठी की बात करी जाए तो 5वीं जो है SC/ST से शायद संबंधित है। 5वीं जो है वो SC/ST से संबंधित है। एक मिनट इसको, आई थिंक ये 5वीं इसी से संबंधित होती है, क्योंकि 6ठी जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो 4 राज्य हैं उन राज्यों में प्रशासन से संबंधित है, 4 राज्यों में विशेष प्रशासन से संबंधित है। और 5वां SC/ST से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाता है। आई थिंक ये 5 या 6 में दोनों में कोई, ये दोनों में हो सकता है ऊपर नीचे, या तो ये 5 में ये होगा या 6 में होगा, इसको देख लीजिए। लेकिन यही है आपका, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5th शेड्यूल क्या कहता है, 5th शेड्यूल। हाँ, 6 वाले में, 6 वाला एकदम सही है आपका, 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित और 5वां SC/ST से संबंधित है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें आपका 7वीं अनुसूची, ये शक्तियों के बंटवारे से संबंधित हुआ।
और इसमें 7वीं अनुसूची में अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो सेम यही प्रश्न है आपका, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निरूपण तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इसमें आप जानते हैं, ऊपर आपने देखा है, जो ये डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऐसे में डीपीएसपी हमने कहा था क्या होता है, तो संविधान द्वारा राज्यों को या केंद्र सरकार को दिया गया कुछ सलाह है जो उससे अपेक्षा की जाती है करने का। इसके अलावा बात किया जाए 10 क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान जैसे कुछ विशेषताओं को दिया गया है। इस देश का राज्य का नीति निरूपण तत्व के निर्माण में योगदान है। देखिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताएं दी गई है। पूछ रहा है किस देश का राज्य के नीति निरूपण तत्व के निर्माण में योगदान है, तो इसका उत्तर आयरलैंड है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी सीखा है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों में से किससे अधिक प्रभावित हुए थे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ है राज्यसभा के गठन में, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों में किससे प्रभावित हुए थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के गठन किससे संबंधित है, तो ये आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर है मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर भारत में केंद्र राज्य संबंध किस देश के संविधान से गृहीत है। केंद्र राज्य संबंध की बात अगर करी जाए तो ये आपके 7वीं अनुसूची वाली फिर से हो जाएगी। एक केंद्र राज्य संबंध पूछा गया है तो मजबूत केंद्र होती है, तो इसमें आपको कनाडा का संविधान लगाना चाहिए क्योंकि मजबूत केंद्र की बात की जा रही होगी यहाँ पे। फिर है आपको भारत के संविधान में उपलब्ध आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी के संविधान से ली गई है, जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई। फिर सांसद की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका उत्तर ब्रिटेन होगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है यह रूस के संविधान से ली गई है। संघ राज्य संबंधों का समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो समवर्ती सूची आपने अभी भी देखा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। संघ में अधिक शक्ति मजबूत केंद्र। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, फिर भारत में हुआ। अच्छा, इस तरीके से अब देखिए 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रिपीट किए गए हैं। तो आप इसको करने के बाद आसानी से ये कर सकते हैं, इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए इसे क्वेश्चन भी किस तरीके से बने हैं आपको बता दिया गया है। तो अगली क्लास में हम लोग जो यही आपकी अनुसूचियाँ और जो इसमें चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। संविधान में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, क्या होती है वो, इनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत